नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज़्यादातर हिस्सा आज भी एकदम अनटच्ड है। अरुणाचल का 80% से ज़्यादा पार्ट सिर्फ फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से ये इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। और इतने बड़े जंगलों और अनटच्ड होने की वजह से ही अरुणाचल में रहती है 26 तरह की ट्राइब्स, जिन सब की लैंग्वेज और कल्चर हम सब लोगों से काफ़ी अलग है। इतना अलग कि यहाँ की एक यूनिक ट्राइब अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती है। पर इसके पीछे की वजह और इनकी लाइफ को करीब से जानने के लिए मैं आया अरुणाचल की खूबसूरत ज़ीरो वैली में। पाँच 5,600 फीट की हाइट पर लोकेटेड इस खूबसूरत वैली में आपको दूर दूर तक बस ये चावल के हरे भरे खेत दिखेंगे। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे चारों तरफ इतने सुंदर खेत हैं चावलों के। इसमें ज़ीरो वैली का जो हाईलाइट है, जो ज़ीरो वैली की पहचान है, वो ये चावल के खेत ही हैं। ये पैडी फील्ड्स ही ज़ीरो वैली की पहचान है। और मैंने सच में इतने सारे खेत, इतने बड़ा एक खेत का एरिया मैंने एक साथ कभी नहीं देखा है और इस सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जितनी भी पैडी फील्ड्स है उसमें जितना भी पानी जमा हुआ है नीचे ऐसे करके, उस पानी में बहुत सुंदर आपको आसमान की एकदम स्काई की एकदम प्योर रिफ्लेक्शन दिख रही है। और आपको ये जितना भी एरिया है, जितने भी खेत हैं यहाँ पे, उन खेतों में बीच बीच में कुछ कुछ हट्स बनी हुई दिखेंगी। हट्स भी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ के चावल के खेत लगाए हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है, फिर उनके जो स्टेप्स बनाए हुए हैं, फिर उसमें हट्स लगी हुई हैं, फिर जो पीछे पहाड़ों का बैकग्राउंड है, हर एक चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके इतनी सुंदर एक नज़ारे को क्रिएट कर रही है। सच में ज़ीरो वैली का ये पैडी फील्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। नमस्ते, हेलो। आपका खेत है ये? नहीं, मेरा नानी माँ का। अच्छा अच्छा। और ये हट्स जो बनी हुई है वो क्या, किस चीज़ के लिए, जो पीछे आपने हट्स बनाई हुई है? हाँ हाँ हाँ, ये जो गोदाम है ना, गोदाम है। अच्छा अच्छा। रेस करने के लिए भी काम आता है। और जब धान सान निकल जाने से तो धान को काट के वहाँ में भी रखते हैं। अच्छा अच्छा, धान को रखने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। सही में बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके खेत। सच में मेहनत है आपकी जो दिख रही है, सच में बहुत सुंदर। खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी मेहनत ही तो है सारी। ज़ीरो वैली में चावल के इन खेतों के साथ ही बहुत सारे गांव भी बसे हुए हैं। पर उन विलेजेस में जाने से पहले मैं आपसे एक ट्रैवल एडवाइस शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं अरुणाचल की बहुत सुंदर जगह पर हूँ और ऐसी सुंदर जगहें देखते देखते सामान खो जाना किसी को भी पसंद नहीं है। पर ये हो जाता है कि ट्रैवल करते हुए हमारी पॉकेट से सामान निकल के गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और कभी कभी वो सामान बहुत महंगा भी हो सकता है। बट फाइनली मुझे ऐसा कुछ मिल गया है जो मेरे सामान का मुझसे ज़्यादा ध्यान रख लेता है। स्पीगन का ये वेस्ट बैग, जिसमें मैं ईज़िली अपने सारे वैल्यूएबल आइटम्स कैरी कर लेता हूँ, और वो भी सिक्योरली, क्योंकि कंफर्टेबली मेरी वेस्ट से अटैच रहता है, तो कभी कहीं रख के भूलने जैसा भी कुछ नहीं होता। और इसका एक छोटा भाई भी है, स्पीगन का ये आर्म बैंड, जो ईज़िली आर्म से अटैच हो जाता है। और ये दोनों ही इतने लाइट वेट हैं कि इन्हें पहन के रनिंग या हाइकिंग भी कर सकते हैं। तो अब इनकी वजह से मैं तो फ्रीली ट्रैवल करता हूँ। ज़ीरो वैली के एकदम बीचों बीच बसा है यहाँ का सबसे बड़ा विलेज, जिसे ज़ीरो वैली का दिल भी कहा जाता है, और उसका नाम है होंग। चावल के खेतों के बीच बने खूबसूरत बैम्बो के घर, जो बनाते हैं होंग विलेज को यहाँ का सबसे खूबसूरत विलेज। कुछ घरों तक रोड जाती है और कुछ तक जाने का रास्ता बस एक खेतों के बीच में बनी पतली सी बाउंड्री है। हिमालय के पहाड़ों के बीच में इतने बड़े बड़े खेतों से घिरे गांव
आपको शायद ही कहीं और दिखेंगे। और ऐसी जगह में रहने वाले लोग नेचर से कितना मिलकर रहते होंगे, उसका सबूत है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इस विलेज का होना, जो इनके खेती करने के तरीके और नेचर से जुड़े कल्चर और रिलीजन की वजह से है, जिसका क्रेडिट जाता है यहाँ की रहने वाली इस खास ट्राइब अपतनी ट्राइब को, जिनके बारे में और जानने मैं होंग विलेज की गलियों में घूमने लगा। अब यहाँ पर अपतनी लोगों को तो कम ही हिंदी या इंग्लिश बोलनी आती है, और मेरे इतना ट्राई करने के बाद भी हेलो से आगे बात कर पाना तो मुश्किल ही था। हेलो, कैसे हैं आप? ओके, होंग विलेज में रहते हैं आप? हिंदी नहीं? पर ऐसे ही घूमते घूमते मैं यहाँ के खेतों में पहुंचा, जहाँ फाइनली मुझे कुछ हिंदी बोलने वाले लोग मिले। धान लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा, अभी धान का सीजन है। धान का सीजन है। हाँ, लगाने के लिए उठा रहे हैं। चावल के है ना ये? चावल राइस चावल को पेके ना, हाँ। उसके उठा के अभी कितनी भी धरना है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। ओ, दिल्ली से। हाँ। निकले अकेले? सीनरी देखने के लिए आए हैं ना। सीनरी देखने के लिए। हाँ। कुछ देर बाद इन लोगों का ब्रेक टाइम हो गया था और चाय पीने के लिए मुझे भी बुलाया गया। हम लोग 11 बजे में ऐसे रेस्ट करके चाय पीता है, उसके बाद में 1 बजे में खाना खाता है। 1 बजे खाना खाते हैं? यहीं पे खाते हैं? यहीं पे सारे। अच्छा अच्छा, शाम को 5 बजे में छुट्टी होगा। 5 बजे छुट्टी होगा? हाँ। अच्छा, चाय पी। थैंक यू। कैसी है? ये लाल चाय? लाल चाय। लाल सा। अच्छा अच्छा। ये लाल चाय। जो आंटी यहाँ पे खेती का काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ये चाय दी है, जो कि लाल चाय है, ब्लैक टी एक तरह की, यहाँ पे लाल चाय बोलते हैं उसे। तो टेस्ट करता हूँ कैसी है। हाँ, अच्छी है। थैंक यू। और चाय पीते पीते मैंने इन लोगों से इनके फेस टैटू और नोज प्लग्स के पीछे की कहानी पूछी। ये क्या क्या लगाया आपने ये नाक में? हिंदी नहीं आई उन्हें? हिंदी नहीं आती? अच्छा, तो ये चेहरा सुंदर बनाने के लिए था या कम सुंदर बनाने के लिए? नहीं, पहले का वो ये में हम लोग का पता नहीं से गायब होते रह रहा था, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा था। औरतें गायब हो रही थी जमाना में, पहले जमाने में? जी। अच्छा। उसका बाद में और पहचानने के लिए नियम करना पड़ेगा यहाँ में ऐसे। अच्छा। ये तो आपातन नहीं है। अच्छा, दूर दूर में भी जाने से, कहीं में भी ऐसे दगी लगा करके ऐसा जाने से, ये तो पक्का आपातन नहीं है। अच्छा अच्छा ऐसा नियम है हम लोग का। अच्छा। दरअसल बात ऐसी है कि अपतनी ट्राइब की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थी, और इसी वजह से उनके पास की दूसरी ट्राइब्स के लड़के उनसे फोर्सफुली शादी करना चाहते थे, और उन लड़कों की अटेंशन से बचने के लिए अपतनी ट्राइब्स की लड़कियों को ये कस्टम फॉलो करना पड़ा था, जिसमें ये यंग एज से ही अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती थी या फिर फेस पर टैटू कराती थी। दर्द होता होगा ना लगाते होंगे? आपको क्या बोलेगा, बहुत दर्द होता होगा ना? बहुत दर्द होता है। है ना? दर्द तो होता है, खून इतना खून निकल गया। बहुत खून निकलता है। हाँ। ऐसा लगाने से अब नहीं है नियम? अभी तो क्योंकि जमाना चेंज होते जा रहा है, ऐसे सुंदर नहीं है, ऐसा लगाने वाला है, खराब लगता है। हाँ। छोड़ दो। मेरा चौथा समय में लगाने के लिए माँ पिताजी बोल रहा था। अच्छा। और स्टूडेंट लोग ये लोग स्टूडेंट लोग जो पढ़ने वाला लोग मना किया है, मत लगाओ, हाँ। फाइन करेगा लगाने वाला को, ऐसा फाइन करेगा? ऐसा बोल के। अच्छा अच्छा। पर 1970 से इस कस्टम पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, और इसी वजह से 60 से ज्यादा एज की औरतें ही दिखती हैं नोज प्लग्स के साथ। पर पता नहीं कि ये औरतें सच में सुपर वुमेन है, क्योंकि ये खेतों में 70 या 80 की एज होने के बाद भी पूरा दिन काम करती है, जिसमें ये कई एकड़्स के खेतों में हर एक धान को अपने हाथों से लगाती हैं, बल्कि पूरी फार्मिंग ये किसी जानवर या मशीन का यूज करे बिना ही करती हैं। और जो इनके फार्म्स को खास बनाता है वो है इनका राइस के
इन्हीं पैडी फील्ड्स में मछलियाँ पालना। चावल के खेतों को ये पानी से भर के इसमें ही छोटी छोटी मछलियों को डाल देते हैं, जिसमें मछलियाँ फसल में लगने वाले पेस्ट और कीड़ों को खा के बड़ी होती रहती हैं और फसल बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज़ करे ऑर्गेनिक तरह से उगती रहती है। और नेचर से मिलकर की जाने वाली इस फार्मिंग की वजह से ही अपतनी ट्राइब्स के खेतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में जगह मिली है। और नेचर से इनका ये प्यार सिर्फ फार्मिंग में नहीं बल्कि इनके घरों में भी दिखता है। होंग विलेज में जो अपतनी ट्राइब रहती है वो सिर्फ नेचर के साथ मिलके खेती नहीं करते बल्कि वो नेचर के साथ मिलके घर भी बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं पूरा बैम्बो से बना हुआ घर। इस घर में हर एक चीज़ जो भी बनी है वो एकदम नेचुरल है। पूरे घर में जो भी सामान यूज़ हुआ है वो सारा बैम्बो है और लकड़ी है, और वो बैम्बो लकड़ी वो सब यहाँ के पास के जंगलों से लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैम्बो बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, इसलिए इन्होंने पूरे घर में बैम्बो लगाए हुए हैं और बैम्बो से ही बांध कर पूरा घर बनाया हुआ है। और मुझे इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। जूते पहन के आ सकते हैं? अच्छा, आओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये चीज़ क्या है? ये हाँ, ये लकड़ी रखने के लिए। लकड़ी रखते हैं। हाँ, जो कच्चा लकड़ी है उसको अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पे से आग जला रखी है हाँ हाँ और ऊपर लकड़ियाँ सूख रही हैं और जो सूख जाती है वो नीचे जलती रहती हैं। हाँ, ये सही है। खाना भी इस पे बनता है? हाँ, खाना भी इसमें। अच्छा अच्छा, ओके। आओ अंदर आ जाइए। ये नीचे फ्लोर भी बैम्बो का है पूरा? हाँ, सब बैम्बू का है ये। तो ये वाला ये कैसे बना? बैम्बो को छीला कुछ? हाँ, बैम्बू का है, खरीद के लाया। अच्छा अच्छा, ये घर का बैम्बू है, जंगल का नहीं है। जंगल का ये है, ऊपर वाला गुटा का, ये जंगल का है। ये यहीं के जंगलों का है? हाँ तो यहाँ तो पानी नहीं आता इसमें से? हाँ, पानी जो छत है इसमें ये छत से हाँ, पानी ये नहीं निकलता? सीलिंग। अच्छा, इसके ऊपर वो है, टिन की छत है? हाँ हाँ, ऐसे अच्छा, बस अच्छा। स्टील का ये सीलिंग। ये बस सीलिंग है? हाँ, ऊपर टिन की छत लगा रखी है, उससे बचता है। अच्छा, और सिर्फ बैम्बो के घर ही नहीं, इन लोगों का रिलीजन भी नेचर से ही इंस्पायर्ड है। यहाँ के लोग हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म को नहीं बल्कि एक अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। इन घरों के बाहर लगे ये वाइट फ्लैग्स जिस पर ये रेड सन और मून बने हैं, वो यहाँ के दोनई पोलो रिलीजन का फ्लैग है, जिसमें दोनई का मतलब है सन और पोलो का मतलब मून। यहाँ की हर चीज़ में नेचर का इन्फ्लुएंस दिखता है, अब चाहे वो बैम्बो के घर हो या नेचर से मिलकर फार्मिंग करना। इस ट्राइब ने इस बदलते मॉडर्न टाइम में भी नेचर का साथ नहीं छोड़ा। होंग विलेज के पास ही एक व्यू पॉइंट है जहां से पूरी जीरो वैली का व्यू दिखता है। अभी मैं हाइक करके इतने अच्छे व्यू पॉइंट पर आया हूँ, बट मेरे कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैं स्पीगन का आइकॉनिक पावर बैंक हमेशा साथ रखता हूँ। जितनी देर में एक्स्ट्रा बैटरी से शूट होगा उतनी देर में मेरी ये बैटरी भी इस पावर बैंक से चार्ज हो जाएगी। बल्कि इसके 30,000 mAh पावर बैकअप से मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स कभी भी और कहीं भी चार्ज कर सकता हूँ। और यहाँ से जीरो वैली का कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। अरुणाचल इंडिया के इतना ईस्ट में है कि यहाँ पर ही इंडिया का सबसे पहला सनराइज होता है। तो अरुणाचल को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं और यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले सनराइज़ होता है। कितनी पहले अभी रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है। अब रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, खैर वो तो बता दी। और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोशनी है। और यहाँ पर जल्दी उठने का एक तोहफा भी मिलता है, जो कि है बादलों से घिरी इस वैली के ये खूबसूरत नज़ारे। सबसे अच्छी बात मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यही लगती है कि यहाँ पे आपको बादलों का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। ऐसे कोई मौसम ख़राब नहीं है, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बारिश कुछ नहीं हो रही है। एक बस नॉर्मल सिंपल सी एक यूजुअल मॉर्निंग है यहाँ की,
और मेरे पीछे आपको बादल इधर से उधर घूमते हुए दिखेंगे। सुबह उठ के ये नज़ारे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी सपनों में ही हूँ। जीरो वैली का ये विलेज ऐसा पहला कोई ट्राइबल विलेज था जहां मैं आया, और यहाँ आने से पहले मुझे ट्राइब के लोगों से मिलने की एक झिझक थी, पर वो अब टाटा हो गई है। थैंक यू। टाटा ओके टाटा। ओके टाटा। और ट्राइब के इन लोगों को जानकर मुझे ऐसा लगा कि भले ही ये लोग कितना ही अलग कल्चर से हों, पर घरों से लेके खेत और रिलीजन तक हर चीज़ नेचर से मिलकर करते हैं, और इतने कम रिसोर्सेज में भी ये नेचर के लिए वो सब कर लेते हैं जो इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी शायद हम लोग नहीं कर पाते। और सारे रिसोर्सेज के साथ हम अपनी मॉडर्न दुनिया में बस ये कंप्लेंट करते रहेंगे कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही, या बारिश इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। पर फ़र्क ये नहीं पड़ता कि नेचर हमारे साथ कैसी है, बल्कि फ़र्क तो ये पड़ता है कि हम नेचर के साथ कैसे हैं।